हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आ गया हूँ मैकेनिक्स को आगे बढ़ाते हुए एक और नए टॉपिक के साथ, जो है कि स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कॉमन कैटेनरी। अब देखो, कैटेनरी जानने से पहले कैटेनरी के साथ साथ एक और वर्ड आता है कॉमन कैटेनरी, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन एग्ज़ाम में पूछता है और कार्टेशियन इक्वेशन पूछता है, और इसके बाद कुछ रिलेशंस है जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं, उन रिलेशंस को देखेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डील करने की भी कोशिश करेंगे। देखो होता क्या है, कैटेनरी, इसको आम भाषा में समझो तो ऐसे मैंने दो फिक्स पॉइंट्स ले लिए हैं। दो क्या हैं, कोई भी फिक्स पॉइंट्स हैं सच दैट ये दोनों पॉइंट एक वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए। वर्टिकल लाइन का मतलब ये है, ये वर्टिकल लाइन है, मतलब इस वर्टिकल लाइन में ये दोनों पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली होने चाहिए या फिर ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों फिक्स पॉइंट पर से यदि आप लोग कोई स्ट्रिंग फ्रीली हैंग कर देते हो, कोई चेन फ्रीली हैंग कर देते हो, तो जो शेप बनता है उसको बोलते हैं कैटेनरी। क्या बोलते हैं? कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी कब बोलेंगे इसको? जब इसका वेट पर यूनिट लेंथ क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। इसका वेट पर यूनिट लेंथ क्या हो जाए, कांस्टेंट, जिसको हम लोग W से डिनोट कर दे रहे हैं। तो एक बार मैं आप लोग के लिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, क्योंकि कई बार डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। कैटेनरी का डेफिनेशन, व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, द कर्व इन विच इट हैंग्स इज कॉल्ड अ कैटेनरी। वहीं पर यूनिफॉर्म या कॉमन कैटेनरी किससे बोलते हैं? If the weight per unit length of the suspended flexible string or chain is constant, then the catenary is called the uniform or common catenary. For uniform catenary, weight per unit length should be constant, that is equals to W. अच्छा, weight per unit length constant हो, इसका क्या मतलब हुआ? यानी एक यूनिट लेंथ का, इस कैटेनरी में जो स्ट्रिंग यूज़ हुआ है उसका यूनिट लेंथ का जो मास हो वही आगे वाली यूनिट लेंथ का भी मास होना चाहिए। मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कैटेनरी। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब वन यूनिट लेंथ का वेट क्या है, W है। यदि मैं ले लूँ S यूनिट लेंथ, कितना ले लूँ, S यूनिट लेंथ, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, W इंटू S। मतलब यदि ये 1 सेंटीमीटर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है, तो इसका वेट कितना है, W है। यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ कितना, S तक, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, W इंटू S हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, मैं इसका आगे यूज़ करने जाऊँगा। अब देखो आगे को अब क्या बात करना है हमको, इंट्रिंसिक इक्वेशन देखना है। किसका इंट्रिंसिक इक्वेशन? इसी कैटेनरी का, ठीक है। इंट्रिंसिक इक्वेशन देखने के बाद हम लोग चलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन पर अपने। देखो पहला इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये मैं वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए ही बना रहा हूँ, तो रिवीजन टाइप में ही आप लोग देखिएगा जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स हैं, मान लीजिए A और B, ठीक है। यहाँ से कोई कॉमन कैटेनरी ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे लाइन है यहाँ पर, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन पे, और ये हमने बना दिया एक्सेस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, सही है इतना। अब देखो ये लोवेस्ट पॉइंट है, इस AB कैटेनरी का लोवेस्ट पॉइंट क्या है, कैपिटल C, और ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया है D। अब देखो ये वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं स्पैन। क्या बोलते हैं? स्पैन। और इतने लेंथ x होता है, ये वाला लेंथ भी x होता है, तो स्पैन की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये जो CD लेंथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं? सैग बोलते हैं। और ये C से लेकर यहाँ नीचे तक की डिस्टेंस होती है, ये होता है स्मॉल c, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम लोग स्मॉल c यूज़ करेंगे, ये एक तरह का पैरामीटर होगा। क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। स्मॉल c क्या है? पैरामीटर है हमारे पास। अच्छा, ये सब बात हुआ। अब इस वाले पोर्शन, AC वाले पोर्शन पे मैं कोई पॉइंट ले लूँगा P, मैं कोई पॉइंट ले लूँगा P, सच दैट C से लेकर P तक का डिस्टेंस जो है, मतलब ये वाला आर्क जो है, ये S लेंथ का होगा। कितने लेंथ का होगा? S लेंथ का होगा।
अब देखो, क्योंकि ये पीसी लेंथ इक्विलिब्रियम में है, कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा होगा जो कि इसकी पोजीशन को हर बार चेंज करे, ठीक है ना। यानी इस पर सारे फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड हैं। तो बैलेंस्ड फोर्सेस होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब इसका जो वेट लग रहा होगा, जो कि फोर्स नीचे की तरफ है, वो कितना होगा, WS होगा। अब पूछो WS क्यों होगा, अभी मैंने बताया था इसका वेट पर यूनिट लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी W होता है। और मैंने बताया था 1 यूनिट लेंथ का वेट कितना होगा, W होगा। तो S यूनिट लेंथ का वेट कितना होगा, WS। देखो यहाँ पे P से लेकर C तक कितना लेंथ है, S लेंथ है, तो उसका वेट टोटल कितना हो जाएगा, WS हो जाएगा। अब यहाँ पर P पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। मतलब इस P पॉइंट पर टेंजेंशियली इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, T, ठीक है ना। इस P पॉइंट पर टेंशन कितना है, T है। और इसके दूसरे वाले पॉइंट पे देखो आर्क कुछ हमारे पास ऐसा है, पहले मैं इसको बना दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। इधर की तरफ T नॉट टेंशन लग रहा है, समझना बात को। और इस T नॉट की मैं वैल्यू भी दे दे रहा हूँ अभी, WC। अब देखो हो क्या रहा है असल में, यहाँ पर हमने एक पोर्शन लिया हुआ है P और ये C, ठीक है। अब देखो इसका एक एंडिंग पॉइंट ये है, दूसरा एंडिंग पॉइंट ये है, इसी दोनों पे हमको टेंशन देखना है। मान लो ये हमने देखा टेंशन ऐसे, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ T, और ये यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टली टेंशन लग रहा है T नॉट, ठीक है। और नीचे की तरफ तो उसका वेट काउंट हो ही रहा है, WS, सही है। और यही तीनों बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ये इक्विलिब्रियम में है, यही तीनों बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ये जो आर्क बन रहा है हमारे पास S लेंथ का, ये बैलेंस्ड है, ठीक है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूँ, क्या कर दूँ, रिजॉल्व कर दूँ, मतलब कुछ ऐसे ऊपर की तरफ देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो मैंने ये मान के चला है कि ये एंगल साई बना रहा है इसके साथ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, साई एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट इधर वाला, मतलब ये वाला कंपोनेंट अगर मैं देख रहा हूँ तो T cos साई, ये क्या है, साई है, तो T cos साई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T cos साई। और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास, हो जाएगा T sin साई, T sin साई, देखो T sin साई हो जाएगा, सही है। अब देखो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को अगर हम बराबर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है T sin साई, वो किसको बैलेंस कर रहा है, WS को बैलेंस कर रहा है, तो इज इक्वल्स टू WS इक्वेशन फर्स्ट। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T cos साई, वो किसको बैलेंस कर रहा है, ये T नॉट इज इक्वल्स टू WC को, WC इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर दूं तो देखो हमको क्या मिलेगा, T sin साई अपॉन में T cos साई इक्वल्स टू WS अपॉन WC, W से W कैंसिल, T से T कैंसिल, साइन अपॉन में cos क्या होता है, tan साई इक्वल्स टू S अपॉन C। हमारे पास हो जाएगा S इज इक्वल्स टू C tan साई, S इक्वल्स टू C tan साई। यही होता है हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये याद कर लो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राइट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, या आपको सिंपली दे देगा प्रूफ S इज इक्वल्स टू C tan साई, तो ये आप लोग ऐसे प्रूफ कर दोगे, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक इक्वेशन में हमारे पास दो टर्म्स आए, एक आया S वाला टर्म और एक आया साई वाला टर्म, इसीलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं इंट्रिंसिक, यानी S कॉमा साई है। अगर मैं ये कार्टेशियन बोलता तो क्या था, X कॉमा वाई आता, जो कि अभी हम लोग करने जा रहे हैं कार्टेशियन का भी, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे S और साई है, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे या फिर उसका इक्वेशन निकालेंगे तो X और Y के रिलेशन में आएगा। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो ये तो हुआ इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। अब बात करते हैं कार्टेशियन की, किसकी बात करेंगे, कार्टेशियन की बात करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। अब कार्टेशियन में क्या होता है, देखो मैं आप लोग को कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहा हूँ। ये होता है y इक्वल्स टू C cos हाइपरबोलिक x बाई C, ठीक है, यही हमको प्रूव करके लाना है। तो देखो उसको कैसे लाएंगे, अभी हमने लिखा था इंट्रिंसिक इक्वेशन, क्या लिखा था हमने, इंट्रिंसिक इक्वेशन लिखा था, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, याद करो क्या लिखा था हमने, कॉमन कैटेनरी।
इंट्रिंसिक इक्वेशन हमने बताया था एस इज इक्वल्स टू सी टेन साई, ये बताया था हमने, एस इक्वल्स टू सी टेन साई। आप लोग जानते हो स्लोप के लिए टेन साई इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, दोनों स्लोप के ही बराबर होंगे, बहुत क्लियरली आप जानते हो। तो टेन साई की जगह पे हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स, एस इक्वल्स टू सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स आया, ठीक है। अब इसको पूरे को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, दैट इज डी एस बाई डी एक्स, तो हो जाएगा c इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही होगा। मैंने इसको क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में, ये इतना आया। अब आप लोग जानते हो ऑल्सो, अच्छा यहीं पे लिख रहा हूँ मैं नीचे ही, ऑल्सो आप लोग को पता है पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था डी एस बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं भी आ जाए पार्ट 1 में आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो उसको याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो कि ये इतना होता है। अब इसका मैं यूज़ करूँगा, इसकी जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है ना, तो c इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्मॉल पी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब इसको कैसे लिखोगे, अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी पी बाई डी एक्स, एक्स का टर्म इधर लाओ, पी का टर्म उधर भेजो, डी एक्स इज इक्वल्स टू सी डी पी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, सही है। अब मैं इसका इंटीग्रल कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, सी तो वैसे ही रहेगा कांस्टेंट है, और अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी, सही है। अच्छा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ए, ठीक है ना। तो हम लोग लोवेस्ट पॉइंट पे चलते हैं, एट लोवेस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पॉइंट कौन सा लोवेस्ट पॉइंट, सी वाला, एट लोवेस्ट पॉइंट सी हमारा, तो वहाँ पर सारी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बोलो, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि वो y एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे p की वैल्यू, p यानी डी वाई बाई डी एक्स, पी की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही तो है, देखो लेट किया हमने, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हमारे पास मिलेगा, 0 इक्वल्स टू सी इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 यानी 0 प्लस a, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, सही है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी, अगर आप लोग देखोगे एक एक चीज़ तो आराम से याद हो जाएगा, समझ भी जाओगे आप लोग। इस सी को नीचे लाओ उसके, दैट इज एक्स बाई सी इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इधर भेज दूँ, डी एक्स को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो तो कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इंटू सी, क्यों आया, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करके अपॉन भेजेंगे तो c आ जाएगा, प्लस एक नया कांस्टेंट b। अब फिर से वापस चलेंगे एट लोवेस्ट पॉइंट अपने c पर, एट लोवेस्ट पॉइंट c, लोवेस्ट पॉइंट c पर देखो y की वैल्यू कितनी है, ये y कोऑर्डिनेट कितना है, c के बराबर है, स्मॉल c के बराबर है, y कोऑर्डिनेट स्मॉल c के बराबर है, और x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। यहाँ पे पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट कर दो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर पुट करोगे तो c इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 0, कॉस हाइपरबोलिक 0 क्या था, 1 होता है, इंटू सी प्लस बी, तो हमारे पास हो जाएगा ये c से ये c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b की वैल्यू क्या, 0। अब b की वैल्यू 0 उठा के यहाँ पे रखोगे तो आप लोग को कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी
इंटू सी प्लस 0, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू सी को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। ये हुआ हमारे पास कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो देखो एक्चुअली में ये 2016 का क्वेश्चन भी है, 2016 का क्वेश्चन भी है। बीएससी पार्ट सेकंड में मैकेनिक्स के पेपर में 2016 में यही पूछ लिया था सिंपली कि कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी को डेराइव करके दिखाओ। तो ये था इसका डेरिवेशन, 2016 में पूछा गया है ये, ठीक है ना। अभी मैं 2017 का भी क्वेश्चन करा दूंगा, 2018 का भी करा दूंगा। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि प्रोबेबिलिटी रखता है काफ़ी हद तक इस बार एग्जाम आने में, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। देखो पहले इसको, सही है इतना, कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी समझ में आ गया। देखो अब कुछ आते हैं रिजल्ट्स के बारे में। कुछ हमने रिजल्ट्स बना करके रखे हैं, ठीक है, तो उनको भी क्लियर कर लेते हैं इसी बहाने। देखो ये तो हुआ कार्टीजियन इक्वेशन, ठीक है, कॉमन कैटेनरी का। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, इक्वेशन क्या मान लो, 1 मान लो। और हमारे पास है इंट्रिंसिक इक्वेशन, हमने ये दो पढ़ा, इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था बताओ, S इज इक्वल्स टू सी टैन साई, ठीक है ना। अब हम कुछ और रिलेशंस निकालने वाले हैं इन्हीं दोनों की मदद से, जो कि हमारे आगे इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो आएंगे उनको डील करने में मदद करेगा। जैसे इन दोनों को यूज़ करके मैंने बताया था, इसमें कार्टीजियन वाले में कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते हैं, x, y, और इसमें क्या होता है s, साई, दो होते हैं। तो अगर मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊं याद करने का तरीका, इसको आप लोग बोल सकते हो कि ऐसे आप लोग को ईजिली याद हो सकता है, आप ही लोग के लिए मैंने लिखा ही है x और ये y, ठीक है ना। मतलब पहले आप लोगों ने s और y लिख दिया और फिर ऊपर नीचे में क्या लिख दिया, x y, s साई ऐसे और x y ऐसे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, पहला रिलेशन आपको x और s में बनाना है, ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन y और s में बनाना है, तीसरा रिलेशन y और साई में बनाना है, चौथा रिलेशन आपको x और साई में बनाना है, ठीक है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 ही रिलेशन से आपको ये चारों में मिल जाएंगे। तो पहला देखो, पहला क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन, पहला बोलो x और s में, रिलेशन बिटवीन x एंड s। x और s में आपको रिलेशन दिखाना है, तो आप लोग क्या करोगे, आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा किसको, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन सेकंड को आपको यूज़ करना पड़ेगा। किसको किसको यूज़ करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और सेकंड, ये है ये है, इन दोनों को आप यूज़ करके इसमें आराम से रिलेशन निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, आपको पता है s इज इक्वल्स टू सी टैन साई होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन से आपने लिख दिया s इज इक्वल्स टू सी टैन साई यहाँ से, ठीक है। और आप लोग को ये भी पता है कि टैन साई क्या होता है, स्लोप, यानी dy बाई डी एक्स। अभी मैंने लिखा था इसको ऐसे, ठीक है ना, यहाँ तक सही है। अब आप लोग को पता है सिंपली y इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी होता है, y इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी होता है। अगर आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो देखो हमको ये वाला स्टफ मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और डेरिवेट करोगे तो 1 बाई सी भी आएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, s इज इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है, s इज इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, जो कि एक रिलेशन है किसमें, x और s में, x और s में है, ठीक है ना। ऐसे बना दे रहा हूँ, देखो x और s में, ये रहा s और ये रहा x, यानी x और s में रिलेशन कौन देता है, s इज इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप लोग को याद रखना है, जो कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा उनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहला रिलेशन तो हो गया x और s के बीच में। अब देखो दूसरा रिलेशन हम लोग चलते हैं, दूसरा रिलेशन क्या बोलेगा हमको, इस वाले इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, इक्वेशन ए, और इसको कहीं आराम से मैं लिख देना चाहता हूँ ताकि कहीं भूल ना पाए, s इज इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, ठीक है ना। ये मैंने साइड में लिख दिया है, इसका इक्वेशन ए है, ये क्या है, इक्वेशन ए, यही हमने डेराइव किया था अभी। अब देखो, अब दूसरा हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन, दूसरा वाले पे चल रहे हैं, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन y एंड s, y एंड s। अब इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ इक्वेशन
फर्स्ट और इक्वेशन ए, ठीक है ना। अब हमको इक्वेशन ए वाला जो हमने निकाला है उसको यूज़ करना है, ठीक है ना। कैसे इसको यूज़ करके निकाल सकते हो आप लोग, देखो हमारे पास इक्वेशन ए क्या है, एस इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वाई इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। देखो इसका रिलेशन हमको याद है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये आएगा रिलेशन, ठीक है ना। लेकिन इसको लाना कैसे है, सिंपली आप क्या करो, वाई का स्क्वायर कर दो, मतलब इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर माइनस इक्वेशन ए का स्क्वायर, सॉरी इक्वेशन ए का स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन ए का स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वेशन ए का स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा आपको, देखो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस, और वहाँ क्या मिलेगा, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। सिंपली मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया है और इसका स्क्वायर किया है, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो हमको ये स्टफ मिल गया है। तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सी स्क्वायर क्या दिखेगा, कॉमन दिखेगा हमें, और ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। सही है, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास टोटल स्टफ क्या आ गया, अगर मैं एस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूँ तो आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सही है, सही है कि नहीं, देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ये रिलेशन है वाई और एस के बीच में, देखो वाई और एस के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया हमको। ये सेकंड रिलेशन था जो आप लोग को इम्पॉर्टेंटली याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंटली याद होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। देखो अब बात करते हैं तीसरे रिलेशन के ऊपर। तीसरा रिलेशन हमारे पास ये दे रहा है, तीसरा रिलेशन हमारे पास क्या दे रहा है, वाई और साई के बीच में रिलेशन, वाई और साई के बीच में रिलेशन। अब हमको वाई और साई के बीच में रिलेशन करना है, तो क्या करेंगे, अब इस बार इक्वेशन फर्स्ट को नहीं, इक्वेशन सेकंड को यूज़ करेंगे, इक्वेशन सेकंड को यूज़ करेंगे, और इस बार इक्वेशन ए को नहीं, इक्वेशन बी को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट, वाई है तो वाई आप लोग कहाँ से निकालोगे, यहाँ से मिल जाएगा, और साई है तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले मैं इक्वेशन बी को लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू क्या है, सी टेन साई है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ सी टेन साई का होल स्क्वायर। सही है, दैट इज़ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई, और अगर ये हम कॉमन ले लेंगे सी स्क्वायर तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर साई। सही है, अब यहाँ पे मैं अगर ले लूँगा तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी सेक साई, मिल गया। ये अगेन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, जिसको मैं इक्वेशन सी मान लूँगा, इसको भी याद कर लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वाई और साई के बीच में, वाई और साई के बीच में एक रिजल्ट हमने निकाला है, रिलेशन निकाला है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। चौथा रिलेशन हमारे पास क्या है, एक्स और साई के बीच में। देख रहे कितना आसानी से सारे रिजल्ट निकलते जा रहे हैं, बस खाली आपको टेक्निक याद होना चाहिए कि कैसे आप लोग याद करोगे। वाई इक्वल्स टू सी सेक साई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, y इक्वल्स टू सी सेक साई, ठीक है ना, ये इक्वेशन सी है हमारे पास। देखो अब हम लोग चौथा रिलेशन देखने जा रहे हैं। चौथा रिलेशन किस में क्या है, x और s में है, सॉरी x और साई में है, x एंड साई, ठीक है। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं यूज़ करना है, कुछ भी नहीं यूज़ करना है। इसमें सिंपली आपका जो पहला टर्म है x, क्या है x, तो उसका एक लेना है डेरिवेटिव वाला फॉर्म dx, ठीक है, और जो दूसरा टर्म है साई, उसको अपॉन में ले लेना है d साई, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है आपको, dx अपॉन में d साई। अब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, dx अपॉन में ds इंटू ds अपॉन में d साई, लिख सकते हो, हाँ आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो स्पीसीज आपको मिली dx अपॉन में ds और ds अपॉन में d साई, तो यहाँ पर क्या क्या रोल प्ले करेगा, यहाँ पर इसका
देखो डी एक्स अपॉन में डी एस, एक्स वाला टर्म हमको एक्स एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट चाहिए और डी एस अपॉन में डी साई चाहिए। तो एस इज इक्वल्स टू सी टेन साई आप लोगों ने जाना होगा। एस, अब इसको अगर मैं साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो हो जाएगा डी एस अपॉन में डी साई इज इक्वल्स टू सी सेक स्क्वायर साई हो जाएगा हमारे पास। सही है इतना, यानी ये वैल्यू तो हमको मिल गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब बारी आती है डी एक्स अपॉन में डी एस कैसे निकालें। एक्स वाला टर्म कहाँ गया यहाँ पर, रुको, देखो यहाँ पे जो डी एक्स अपॉन में डी एस है, यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। पहला तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी एक्स बाई डी एस तो ये होता है कॉस साई, और मैं अगर लिखता हूँ डी वाई बाई डी एस तो ये होता है हमारे पास साइन साई। ठीक है, कैसे याद करोगे आप लोग, ऐसे याद करो। ठीक है ना, मान लो कोई आप लोग वेक्टर लेते हो, ठीक है ना, जैसे मैंने ये लिया है टेंशन टी वाला वेक्टर, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स कंपोनेंट में ले रहा हूँ तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, कॉस वाला कंपोनेंट होता है, तो उसको आप लोग कॉस साई से याद कर सकते हो। डी वाई वाला वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट जाता है वो हमेशा साइन का जाता है, तो आप लोग इससे याद कर सकते हो साइन साई। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी साई की वैल्यू हमको मिल जाएगी, डी एक्स बाई डी साई की वैल्यू मिल जाएगी कॉस साई, सॉरी डी एक्स बाई डी एस की वैल्यू मिल जाएगी कॉस साई। तुम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस साई इंटू डी एस बाई डी साई, जो कि हमारे पास हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई। अगर आप लोग इसको वन अपॉन में सेक लिखते हो तो एक सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सी सेक साई। क्लियर है इतना, ये आया डी एक्स अपॉन में डी साई की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, एक ट्रांसफरेंस आपको करना है साई का उधर, तो हमारे पास मिल जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू सी सेक साई और डी साई। इंटीग्रल कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन मार दो, तो इंटीग्रेशन करने पे आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पर, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स सी, सेक साई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक साई प्लस टेन साई। सही है, प्लस एक कांस्टेंट ले लो एक, ठीक है ना। अगेन आप लोग को ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए एट लोवेस्ट पॉइंट चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एट लोवेस्ट पॉइंट सी, एट लोवेस्ट पॉइंट सी पर आप चले जाओगे ये वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और बोलो साई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। x की वैल्यू 0, c इंटू लॉग सेक 0 यानी 1 अपॉन में कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस टेन साई, टेन 0 की वैल्यू 0 प्लस a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू सी इंटू लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, प्लस a, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब a की वैल्यू 0 उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो मिल जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई प्लस 0। अगर मैं इसको और क्लैरिफाई लिखूँ तो c इंटू लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ये हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, x इक्वल्स टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, इसको मैं इक्वेशन डी मान लूँगा। तो यही हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो कि हमको याद होने चाहिए, जिनकी मदद से हम आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये तो 4 ही रिलेशन हुए, लेकिन मैं आप लोग को 2 रिलेशन और एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखो पहला तो रिलेशन आपको 5वां रिलेशन, ठीक है ना, यहीं से मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या किया है, s इक्वल्स टू सी टेन साई था जो कि हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन था, उसको आपने साई के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया, तो कितना आया, सी सेक स्क्वायर साई, और इसको हम लोग बोलते हैं रो, रो का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि हमारे पास 5वां रिलेशन है। ठीक है ना, 5वां रिलेशन है रो और साई के बीच में, तो 5वें रिलेशन में आप लोग ये बोल सकते हो। 6वां रिलेशन मैं दिखा दूँ, 6वां रिलेशन क्या है हमारे पास, जो हमारे पास 6ठे नंबर का रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन टेंशन टी एंड ऑर्डिनेट वाई। ठीक है ना, टी और वाई के बीच में रिलेशन मालूम करना है, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा इक्वेशन सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू सी सेक साई, और इसका यूज़ करना पड़ेगा, एंड टी नॉट का आपका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, टी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू सी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करना पड़ेगा मैं दिखा रहा हूँ। जो टी नॉट है
जिसकी वैल्यू क्या है डब्ल्यू सी है, उसका कंपोनेंट किसके बराबर है, टी कॉस साई के बराबर है। किसके बराबर है, टी कॉस साई के बराबर है। सही है, यानी डब्ल्यू सी बराबर में टी कॉस साई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इक्वेट किया था। और इक्वेशन सी क्या कहता है, y इक्वल्स टू सी इंटू सेक साई, ये कहता है। सही है। अब अगर यहाँ से मैं सेक को इधर भेजूँ और y को उधर भेज दूँ तो हो जाएगा हमारे पास 1/में सेक यानी कॉस, कॉस साई इक्वल्स टू सी अपन में y। क्या किया हमने, y को उधर ट्रांसफ़र किया, सेक को इधर लाया, तो कॉस साई इक्वल्स टू सी अपन में y। और इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू सी इक्वल्स टू टी कॉस साई की जगह पे सी अपन में y। सही है, c से c कैंसल तो हमारे पास t इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई। देखो मिल गया कि नहीं, t में और y में रिलेशन बिटवीन t एंड y। सो सिंपल इज दैट, इतना ही है। ठीक है ना, तो ये सभी रिलेशंस का मैं यूज़ करके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो कि 2016 में मैंने बता दिया कि कार्टेशियन इक्वेशन पूछा था 2016 में, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 19 वाला मुझे याद नहीं है, तो अभी 2017 और 18 पे चलते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। इसको इरेज करके फिर से मैं आ रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास 2017 का क्वेश्चन आ गया है। 2017 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट आइदर टर्मिनल टेंशन इज n टाइम्स एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट स्पान AB मस्ट बी दिस। ठीक है ना, अब इसे कहने का मतलब ये कह रहा है कि दो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये हुआ कैटेनरी शेप। ठीक है ना, अ यूनिफॉर्म चेन, ये क्या है, यूनिफॉर्म चेन है। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, इसका पूरे का लेंथ कितना है, L है। ये पूरे का लेंथ कितना है, L है। इसको मैं A दे रहा हूँ, इसको मैं B दे रहा हूँ। ठीक है ना, पूरे का लेंथ L है। इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट आइदर टर्मिनल टेंशन इज n टाइम्स एट द लोवेस्ट पॉइंट। इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है, ये C है। मैं यहीं से ये लाइन ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये रहा इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, ये पॉइंट D। अब यहाँ पे ओरिजिन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये लोवेस्ट पॉइंट है C। ये पूरा लेंथ L था, और देखो कह रहा है कि इसके दो एंडिंग हैं A और B। ठीक है ना, इसके एक एंडिंग पे जितना टेंशन होगा, इसके एक एंडिंग पे जितना टेंशन होगा T, वो इसके लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन के n टाइम्स के बराबर होगा। इसके लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना है, T नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू सी। ठीक है ना, यानी ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर इसके एंडिंग में, मतलब या तो इस एंड पे या तो इस एंड पे, दोनों एंड पे जो टेंशन होगा T, वो ये एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा यानी T नॉट, उसका n टाइम्स के बराबर होगा, n इंटू टी नॉट के बराबर होगा। यही कर रहा है। A uniform chain of length L is to be suspended from 2 points A and B in the same horizontal line so that either terminal tension is n times at the lowest point। ठीक है ना, तो ये जो मैंने लिखा है वो इसका मतलब यही हुआ। अब क्या कर रहा है, इसका पूरे का लेंथ क्या था, L था, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आर्क था S। तो ये S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, L/2। L/2 S की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2। और ये भी L/2, ये भी L/2। इतना क्लियर है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ S इज इक्वल्स टू L/2 इस क्वेश्चन के लिए है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टेंशन की, तो T आप लोग को पता है T किसके बराबर होता है, WY। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिए आप लोग के लिए। T की वैल्यू क्या होती है, WY। यहाँ पे आप लोग लिखोगे WY N इंटू T नॉट की वैल्यू WC। W से W कैंसल, तो Y इक्वल्स टू NC। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू सी हो जाएगा। कह रहा है शो दैट द स्पान ए बी मस्ट बी दिस, जो स्पान ए बी है उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब स्पैन का मतलब आपको मैंने बताया था, ये जो लेंथ होता है ए बी वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पैन, और ये लेंथ x होता है, ये भी x होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर स्पैन ए बी इज इक्वल्स टू 2x, और आप लोग को पता है x की वैल्यू क्या होती है, c log sec psi प्लस tan psi। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ c log sec psi प्लस tan psi। सही है। यहाँ पे देखो हमको क्या क्या अननोन है, अननोन हमारे पास c है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे c के टर्म्स में नहीं दी हुई है, जबकि
एल के टर्म्स में दी हुई है, सारी वैल्यू किसके टर्म्स में दी हुई है, एल के टर्म्स में दी हुई है। तो जो हमको गिवन है हमको उसी के टर्म्स में लाना है। एन के टर्म्स में ला सकते हैं, एल के टर्म्स में ला सकते हैं, लेकिन सी के टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए और साई के टर्म्स में भी आंसर नहीं आना चाहिए। तो हमको सी और साई वाला टर्म एलिमिनेट करना पड़ेगा और उसकी जगह पे एल और एन वाला टर्म लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सी को हटाने के लिए हमारे पास क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर से हटा सकते हैं। और साई के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, वाई इक्वल्स टू सी सेक साई से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले सी के लिए हम लोग जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। वाई की वैल्यू क्या है, एन सी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ से लिख रहे हैं सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सही है। इस सी स्क्वायर को उधर भेजो तो हो जाएगा, यहाँ पे मैं उससे और साफ साफ लिख दे रहा हूँ, एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एस स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सी एन स्क्वायर माइनस 1, जो कि यहाँ पे रूट में होगा, ठीक है ना। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना यहाँ पर, अच्छा चलो बाद में चेंज करेंगे इसको। सेक साई और टेन साई कैसे निकलेगा, हमको सेक साई और टेन साई निकालने का तरीका, y इक्वल्स टू सी सेक साई होता है, y इक्वल्स टू सी इंटू सेक साई होता है कि नहीं। तो y की जगह पे हम लोग लिख देंगे n इंटू सी इक्वल्स टू सी इंटू सेक साई। c से c कैंसिल, तो हमारे पास सेक साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n, ठीक है। तो हमको सेक साई मिल गया n और s की सॉरी यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू निकाला था, ठीक है ना, c की वैल्यू s अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये c की वैल्यू मिल गई, हमको c का वैल्यू मिल गया, सेक साई मिल गया, बचा क्या, टेन साई। तो टेन साई कैसे निकलेगा, टेन साई के लिए हमारे पास देखो ये दिया हुआ है s इक्वल्स टू सी टेन साई। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करके लिख रहा हूँ, s इक्वल्स टू l/2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, s इक्वल्स टू सी टेन साई। इंट्रिंसिक इक्वेशन देखो, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन में s को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। c की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा s अपॉन में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हमने निकाला था c की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे हो जाएगा टेन साई। यहाँ से ईजिली मैं टेन साई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन साई इक्वल्स टू, ये कैंसिल था, उसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास हुआ टेन साई की भी वैल्यू मिल गई, सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, c मिल गया, सेक साई मिल गया, टेन साई मिल गया। अब खाली इसमें उठा के पुट करना है, तो पुट करने के लिए आगे चलते हैं। देखो इक्वल्स टू 2 इंटू सी इंटू सॉरी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो पहले, s अपॉन में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग सेक साई की वैल्यू n प्लस टेन साई की वैल्यू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, सही है। देखो आपको कुछ कुछ मिलता जुलता दिख रहा होगा, यहाँ पे l है लेकिन यहाँ पे 2s है, ठीक है ना। यहाँ पर जो l है, अगर इस 2 को आप इधर लाओगे तो 2s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l ही तो होगा। तो यानी l की वैल्यू किसके बराबर है, 2s के बराबर है। तो 2s की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाला l लिख देंगे, ठीक है ना। 2s की जगह क्या लिख देंगे, वो वाला l लिख देंगे, l अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। देखो l अपॉन में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, इंटू लॉग n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। पूरा का पूरा सेम टू सेम आ गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास स्पैन ए बी था, ठीक है ना, स्पैन ए बी, यही प्रूफ करके लाना था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जितने रिजल्ट्स थे उनका यूज़ करके हमने कैसे इसको 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था मैकेनिक्स के, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन था ये कॉमन कैटेगरी से। तो अच्छे खासे नंबर में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो, क्या पता इस बार आ ही जाए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ये हमारा 2018 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2018 में आपका पूछा गया था मैकेनिक्स के पेपर में। ये क्या कर रहा है, अ गिवन लेंथ 2s ऑफ यूनिफॉर्म चेन हैज़ टू बी हंग बिटवीन 2 पॉइंट्स एट सेम लेंथ, ठीक है। अ गिवन लेंथ 2s ऑफ यूनिफॉर्म चेन हैज़ टू बी हंग बिटवीन 2 पॉइंट्स एट सेम लेंथ एंड टेंशन हैज़ नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ लेंथ b ऑफ द चेन, शो दैट द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पान इज इतना। यहाँ पे हमारे पास देखो ये ऐसे दिया हुआ है चेन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म चेन है हमारे पास, ऑफ गिवन लेंथ 2s,
इस पूरे का लेंथ कितना है 2s है, ये ए बी हो जाएगा, और इस पूरे का लेंथ कितना है 2s है, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ से जाएगा ऐसे, x ये y एक्सिस, ये हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट c, ये d, और ये हो जाएगा o, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। इस पूरे का लेंथ कितना है 2s है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है द टेंशन हैज़ नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ लेंथ b ऑफ द चेन, मतलब कि टेंशन जो है यहाँ पर, ऐसे कर लो आप लोग, ये जो टेंशन यहाँ पर होगा, ये जो टेंशन होगा इसको एक्सीड नहीं करना है b लेंथ के चेन के, तो यानी w इंटू बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि मान लो हम यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है ना, इसी पॉइंट पर हम टेंशन ले रहे हैं, इसी पॉइंट पे टेंशन ले रहे हैं, p पॉइंट पर, इसका लेंथ कितना है b है, इसका वेट बताओ कितना होगा नीचे की तरफ, w इंटू बी हो जाएगा, तो इसका वेट हुआ w इंटू बी। अब ये जो टेंशन हमारे पास इस पॉइंट पर आ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो इसके वेट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब इसके वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो टेंशन होगा वो हमेशा वेट से या तो कम होगा या तो बराबर होगा। तो हम लोग बराबर वाली कंडीशन लेके चलेंगे, यानी t इक्वल्स टू डब्ल्यू बी वाली कंडीशन लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ t इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, t इक्वल्स टू डब्ल्यू बी हमने ले लिया, ये क्वेश्चन से दिया हुआ था, ये क्या था, गिवन था हमारे पास। धीरे धीरे समझ चलोगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। t की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है डब्ल्यू वाई होती है, ठीक है ना, मतलब हमने यहाँ पे रिलेशंस लिखे हुए हैं, डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b मिल जाएगी, या y की वैल्यू। अच्छा, अब कह रहा है ग्रेटेस्ट स्पैन निकालने के लिए। आप लोग को पता है ग्रेटेस्ट स्पैन कैसे निकलता है, स्पैन ये वाला हो जाएगा ए बी, स्पैन ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से c log sec i प्लस टेन साई, c log sec i प्लस टेन साई, अगेन वही चीज़, इसमें क्या क्या अननोन है, c साई और साई, मतलब c sec i और टेन साई हमारे पास अननोन है। कैसे निकालोगे? c निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सेक साई कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, टेन साई कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, बस सिंपल हो गया, तीनों को लगा डालो आंसर मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा, पहले c को पता करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर से y की जगह b रखो, c निकालना है, s की जगह यहाँ पे से क्या आता है, यहाँ तक है तो यहाँ पे एस सी रख दो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। देखो कुछ मिल रहा होगा आपको, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर वैसा टर्म दिख रहा है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो अपने रिजल्ट को भी आप लोग मिलाते चला करो, देखते चला करो कहाँ पे कौन सा चीज़ मैच करने लगा है। तो सी का वैल्यू मिल गया आप लोग को। अच्छा, अब हमको चाहिए सेक साई और टेन साई। सेक साई के लिए हमको ये रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू सी इंटू सेक साई। तो हमारे पास y क्या है, b है, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप लोग, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू सेक साई, सही है। सेक साई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, सेक साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर भेजो तो b अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, सही है इतना। तो ये वो हमारे पास सेक साई की वैल्यू। टेन साई चाहिए आपको, तो यहाँ पे चले जाओ, एस इक्वल्स टू सी टेन साई, एस की वैल्यू एस ही रहने दो, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू टेन साई। तो यहाँ से आपको टेन साई की वैल्यू मिल जाएगी, लिख लो टेन साई इक्वल्स टू एस अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। लो मिल गई कि नहीं तीनों चीज़। अब उठा करके ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो रख के दिखा रहे हैं, यहाँ पर रखो, तुम्हारे पास होगा 2 इंटू सी की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू लॉग सेक साई की वैल्यू
बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस एस की वैल्यू, अरे सॉरी टेन साई की वैल्यू एस अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू लॉग, एलसीएम ले लो तो आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी प्लस एस अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, सही है। अब देखो 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू लॉग। ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, और ऊपर वाले में अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी प्लस एस इंटू अंडर रूट बी प्लस एस, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही वैल्यू मिलेगी बी प्लस एस अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, बी प्लस एस इंटू अंडर रूट बी माइनस एस, सही है। तो ये वाला स्टेप एक से कैंसिल हो जाएगा, और दोनों का अंडर रूट है तो अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो लॉग एक्स की होल पावर में एन लॉग एम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1/2 अंडर रूट, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू लॉग बी प्लस एस अपॉन में बी माइनस एस। कहाँ से आया पता चला, ये अंडर रूट था, अंडर रूट का मतलब बी प्लस एस अपॉन में बी माइनस एस की होल पावर में 1/2, और लॉग एम की पावर में एन रहे तो एन आगे चला आता है, एन लॉग एम हो जाता है, तो एन वाला पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू लॉग बी प्लस एस अपॉन में बी माइनस एस, सही है। यही हमको चाहिए था, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और लॉग बी प्लस एस अपॉन में बी माइनस एस। देखो मिल गया कि नहीं, यही हमारा स्पान ए बी की वैल्यू है, ठीक है ना। स्पान ए बी हमको मिल गया, यही प्रूफ करना था, 2018 में आया था। देखो खाली क्या यूज़ किया, ये यूज़ किया, ये यूज़ किया और ये वाला यूज़ किया रिलेशन, ठीक है ना। इतने रिलेशन से हमारा काम चल गया, सो सिंपल इज दैट। देखो अभी तक हमने देखा 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो 2016 में आया था हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। 2017 में क्या आया था, एक क्वेश्चन हमने करा दिया। 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया था, करा दिया। अब 2019 का क्वेश्चन तो हमको मिला नहीं था, और अभी जो आने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है जो कमिंग सून क्वेश्चन है उसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्या पता शायद ये पेपर में देखने को मिल जाए। तो वो ये क्वेश्चन है कमिंग सून, so that the length of an endless chain will hang over a circular pulley of radius a so as to be in contact with 2/3 of the circumference of pulley is इतना, ठीक है। क्वेश्चन का मैं मतलब समझा दे रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से, बहुत गौर से समझना इसको। ये हमारे पास एक पुल्ली है, ठीक है ना। पुल्ली का मतलब समझते हो, ऐसे सर्कुलर रहता है जिसके ऊपर रस्सी रख के ऐसे ऐसे खींचते हैं गांव देहात में पानी वगैरह ऊपर, तो जो पुल्ली रहता है सर्कुलर वाला, तो वैसा ही कोई सर्कुलर पुल्ली है हमारे पास, ठीक है ना। और इसी के ऊपर एक एंडलेस चेन, मतलब ये उसके ऊपर कोई चेन टाइप का ऐसे चढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो चेन उसके ऊपर चढ़ा दिया गया है, ये पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर चेन चढ़ा दिया गया है। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि चेन यहाँ पर आकर रुक जाएगा, चेन ऐसे नीचे लटक भी जाएगा, ठीक है ना। ऐसे चेन इसके ऊपर लटका रहेगा, समझ में आया। तो ये जो लटकने वाला पोर्शन है ये कैटेनरी का फॉर्मेशन कर देगा, जिसका एक एंड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दूसरा एंड यहाँ पे बी ले रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं ऐसे ऐसे जॉइन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये रहा हमारे पास, यहाँ पर मैं एक पॉइंटर ले रहा हूँ डी, और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ सी, वैसे ही सही है। अब इस कैटेनरी के लिए मैं एक्स और वाई एक्सिस भी बना दूंगा, ये देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा ओरिजिन। अब यहाँ पे कह रहा है शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन विल हैंग ओवर सर्कुलर पुली ऑफ रेडियस ए। ये जो हमारे पास पुली है बी डी ए वाला पोर्शन, उसका रेडियस दिया हुआ है आप लोग को, क्या दिया हुआ है, रेडियस। मतलब ये रहा रेडियस ए, ये रहा रेडियस ए, ठीक है। अब दो साइड्स आपस में इस ट्रायंगल में आप देखोगे ए, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ एम, ए एम बी में
तो यहाँ पर दो साइड्स इक्वल है, तो इनको अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अभी हमको नहीं पता कितने हैं, लेकिन आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। इन कॉन्टैक्ट विथ 2/3 ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द पुली, मतलब ये जो हमारे पास चेन है, ये चेन का कितना पोर्शन, ये जो हमारे पास चेन लटक रहा है पूरा इसके ऊपर, पुली के ऊपर, इस चेन का सिर्फ और सिर्फ 2/3 ही पुली के ऊपर अटैच्ड है। मतलब ऐसे समझो, ये हमारे पास कोई सर्कुलर पुली है, इस सर्कुलर पुली के ऊपर हमारे पास कोई चेन ऐसे गिरा हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई चेन ऐसे गिरा हुआ है। तो इस चेन का खाली 2/3 पोर्शन ही इस पुली के ऊपर क्या हुआ है, टिका हुआ है। मतलब इतना हिस्सा ही इसके ऊपर, पुली के ऊपर है, जो कि 2/3 है। ठीक है ना, अब समझ में आया बात को। अब देखो ये पूरा एंगल कितना था, ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री का है। और ये चेन कितने एरिया में कवर्ड है, 2/3 एरिया में कवर है। तो ये वाला जो अगर आप लोग एंगल निकालोगे, ये वाला एंगल, तो ये इस पूरे सर्कमफरेंस का, इस पूरे एंगल का क्या होगा, 2/3 होगा। तो 360 डिग्री का अगर आप 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 240 आएगा, क्योंकि 3 1 जा 3 3 2 6 3 12 24, हाँ सही है, 240 डिग्री। यदि ये एंगल आया 240 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और 120 डिग्री के साथ साथ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री बन रहा है और ये दोनों एंगल सेम है। ये बीच वाला साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, और ये वाला देखो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना था, 120 था। तो ये 60 तो ये 90, तो ये कितना 30 डिग्री, और ये भी कितना 30 डिग्री। अब आप लोग जानते हो, अगर इस पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये ठीक है, तो कोई भी रेडियस वेक्टर किसी टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इस 90 को मेंटेन करने के लिए अगर ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। और ये वाला लाइन इस वाले लाइन की क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो हमारे पास साई की वैल्यू भी मिल गई 60 डिग्री। सही है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके लिखने जा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन। ये जो पूरा चेन है, इसी का लेंथ आपको फाइंड करना है। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ चेन फाइंड करना है, लेंथ ऑफ चेन फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ चेन आपको कैसे मिलेगा, आपको पता है कि ये जो उल्टा वाला आर्क है, मतलब जो पुल्ली का लेंथ है, उसको आप लोग ऐड कर दोगे। मतलब लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ पुल्ली भी कर सकते हो आप लोग। लेंथ ऑफ आर्क BDA प्लस ये वाला BCA, लेंथ ऑफ कैटेनरी, आप लोग उसको कैटेनरी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ कैटेनरी BCA। सही है, मतलब BDA ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन का लेंथ, दोनों का लेंथ निकाल करके अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको पूरे चेन का लेंथ पता चल जाएगा। तो ये BDAR का लेंथ कैसे पता चलेगा, वो देखो, ये पूरा कितना था, 2πr था, यानी 2πa हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क BDA इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ 2πa। 2πa क्या है, सरकमफरेंस है, किसका, इस वाले का। देखो इसका रेडियस क्या है, a है, तो इसका सरकमफरेंस कितना आएगा, 2πa आएगा। और उसका 2/3 ही इसके ऊपर क्या है, टिका हुआ है, चेन इसका क्या हुआ है, 2/3 ही टिका हुआ है, तो उसका 2/3 निकाल लेंगे हम लोग, तो आएगा कितना, 4πa/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर्क BDA का लेंथ। ठीक है ना, BDAR का हमको लेंथ मिल गया। अब हमको चाहिए इस कैटेनरी का लेंथ, किसका लेंथ, इस कैटेनरी BCA का लेंथ चाहिए। तो BCA का लेंथ कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ S है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ S है, ठीक है ना, स्मॉल s और स्मॉल s। तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ BCA, कैटेनरी BCA इज इक्वल्स टू 2s के बराबर होगा। अब हमको ये s चाहिए। अब s कहाँ से मिलेगा आपको, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे इसका स्पान निकाल लीजिए, AB स्पैन, ठीक है ना। अब इसके लिए हम छोड़े हुए, ठीक है ना, इसको हम छोड़े हुए इक्वेशन 1 मान के। तो स्पैन AB क्या हो जाएगा, स्पैन AB इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ,
ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे cos 30 लगा दूँ इस वाले ट्रायंगल में, m यहाँ पे मान लो p है, एम पी बी में अगर मैं cos 30 लगाऊँ, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस बी पी अपॉन में हाइपो a, हमारे पास बी पी क्या आ जाएगा, a cos 30 a इंटू √3/2, ठीक है ना। ये हमको बी पी का लेंथ मिल गया और बी पी का जस्ट दुगना करोगे तो ए बी मिल जाएगा। तो ए बी यानी 2 टाइम्स ऑफ बी पी 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू √3/2 दैट इज़ a√3। तो हमारे पास स्पैन ए बी की वैल्यू क्या मिल गई, a√3 मिल गई। अच्छा, स्पैन मिल गया हमको। स्पैन मिलने के बाद हम लोग निकाल लेते हैं s इक्वल्स टू सी टेन साई, s इक्वल्स टू सी टेन साई। अच्छा एक मिनट रुको, स्पैन को अगर मैं पूरा लिखूं, स्पैन ए बी किसके बराबर होता था, 2x के भी तो बराबर होता था। 2x इक्वल्स टू a√3 और x की वैल्यू क्या थी, सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई इक्वल्स टू a√3 2 इंटू सी लॉग सेक साई की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री है, लॉग सेक 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में cos 60 यानी 1/2 यानी 2 आएगा, ठीक है ना, प्लस टेन साई 60 टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, सही है, 2 प्लस √3 आया इक्वल्स टू a√3। अब अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालना चाहूँ, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, a√3 अपॉन में 2 log 2 प्लस √3, सही है। तो ये हमारे पास आया c का वैल्यू। c की वैल्यू को आप लोग नोट डाउन कर लो। c के वैल्यू के बाद हम लोग चलेंगे s इक्वल्स टू सी टेन साई लगाने, s इक्वल्स टू सी टेन साई, s इक्वल्स टू c इंटू टेन साई की वैल्यू टेन 60 डिग्री यानी √3, सही है। s इक्वल्स टू c√3 यहाँ पे रख दूंगा, इसको इरेज कर देना, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देना 2 इंटू c√3। अब c की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा था, इरेज तो कर दिए हैं लेकिन याद होगा आप लोग को, 2√3 इंटू c की वैल्यू क्या आई थी बताओ, यहाँ पर आया था हमारे पास अपॉन में, तो फिर से निकाल ले रहे हैं, मेमोरी उतनी तेज नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग फिर से निकाल लेंगे। स्पैन निकाला था हमने 2x इक्वल्स टू, बोलो x की वैल्यू c log सेक साई प्लस टेन साई, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आया था a√3, हाँ बताया था, चलो ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा 2c log यहाँ पे आएगा 2 प्लस √3 इक्वल्स टू a√3, तो हमको c मिल जाएगा कितना, a√3 अपॉन में 2 log 2 प्लस √3, सही है, मिल गया c की वैल्यू। अभी हमने यहाँ पे निकाला था, इरेज हो गया इसलिए याद नहीं था, ठीक है ना, इनटू सॉरी हो गया इतना, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा, यानी 3a अपॉन में log 2 प्लस √3। ये वैल्यू आई लेंथ ऑफ कैटेनरी की। अब ध्यान से हो, लेंथ ऑफ कैटेनरी मिल गया और लेंथ ऑफ आर्क BDA मिल गया। तो अगर आप लोग लेंथ ऑफ चेन निकालना चाहोगे तो लेंथ ऑफ आर्क BDA, तो लेंथ ऑफ आर्क BDA कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4πa/3। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 4πa/3, मैं लिख दे रहा हूँ 4πa/3, ठीक है ना, प्लस लेंथ ऑफ कैटेनरी BCA, लेंथ ऑफ कैटेनरी BCA कितना आया 3a/log 2 प्लस √3। a दोनों में से कॉमन दिख रहा है, a कॉमन ले लो तो हमारे पास आएगा 3/log 2 प्लस √3 प्लस 4π/3। क्या यही चीज़ हमको नहीं चाहिए था, a इंटू 3/log 2 प्लस √3 4π/3। देखो यही चीज़ हमको पूछ रहा था क्वेश्चन में से।
तो लेंथ ऑफ चेन निकालने के लिए आपको ये वाले आर का लेंथ और ये वाले कैटेनरी का लेंथ ऐड करना पड़ेगा। ये वाले आर का लेंथ तो आराम से निकल जाएगा, इसके सर्कमफरेंस का 2/3 आप लोग ले लोगे। लेकिन इसका लेंथ निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहला इसका स्पान निकालना पड़ेगा ए बी का, ठीक है। दूसरा S = C tan साई अप्लाई करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन, वहाँ से आपको S की वैल्यू मिलेगी। और BP निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, वो स्पैन में ही आ जाएगा। और C की वैल्यू, ठीक है ना, C की वैल्यू यहाँ पे उठा करके पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ कैटेनरी BCA। दोनों को ऐड अप कर दोगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक हो सकता है आ जाए, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके ऊपर, लेकिन फिर भी तैयारी मजबूत रखो। और पूरा कैटेनरी तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने इसमें कवर अप करने की कोशिश कर दिए हैं। थैंक यू। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।